हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेंस के बारे में। टेंस क्या होता है? टेंस को हिंदी में काल, समय या अवधि कहते हैं। टेंस की परिभाषा क्या होती है, आइए देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के समय का ज्ञान होता है उसे टेंस कहते हैं। यानी क्रिया के उस रूप से जिससे किसी कार्य के समय का बोध होता है कि वह काम कब हुआ, आज हुआ, कल हुआ या आने वाला होगा, तो उसको हम टेंस कहेंगे। अब टेंस के तीन रूप होते हैं। पहला प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट यानी वर्तमान, पास्ट यानी भूत, फ्यूचर यानी भविष्य। वर्तमान की पहचान होती है हूं हो, यानी जिस वाक्य के अंत में है हूं हो आ गया, समझिए कि वो प्रेजेंट यानी वर्तमान समय में है। जैसे इसमें लास्ट में है आ गया ना, तो यानी ये वर्तमान में है। अब मान लीजिए किसी टेंस के लास्ट में यहाँ था थी थे आ जाए तो क्या होगा, पास्ट यानी भूत होगा। किसी के अंत में गा गी गे आ गया तो क्या होगा, भविष्य होगा। यानी प्रेजेंट की पहचान क्या होगी कि जिस वाक्य के अंत में है हूं हो। पास्ट की पहचान क्या होगी, जिस वाक्य के अंत में था थी थे हो। फ्यूचर की पहचान क्या होगी, जिस वाक्य के अंत में गा गी गे हो। अब आइए, इन तीनों टेंस के चार सब टेंस होते हैं, यानी उपकाल। इन चारों काल की तीनों काल के चार उपकाल। पहला क्या है, इंडिफिनिट। इंडिफिनिट यानी अनिश्चित। दूसरा कॉन्टिन्यूअस यानी प्रगति सूचक। तीसरा परफेक्ट, परफेक्ट यानी पूर्ण। चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी पूर्ण प्रगति सूचक। ये चार सब टेंस हो गए। अब इनकी पहचान क्या है? पहला है अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब वह कार्य, वह समय निश्चित नहीं है। जैसे मैं पढ़ाता हूं। अब मैं पढ़ाता हूं, कब पढ़ाता हूं, सुबह, शाम, दोपहर, रात, ये कंफर्म नहीं है, ये निश्चित नहीं है। तो इसके लास्ट में तातीते आते हैं, लास्ट में तातीते आते हैं। फिर आता है कॉन्टिन्यूअस यानी प्रगति सूचक। प्रगति मतलब कोई कार्य प्रगति पर है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप बैठ के पढ़ रहे हैं, तो ये काम जारी है, चल रही है, तो क्या हो गया, कंटिन्यू। जैसे आप कहते हैं ना कि अभी कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू, तो उसी से बना है कंटिन्यूअस यानी प्रगति सूचक, यानी निरंतरता, जिस वाक्य में निरंतरता दिखाई जाए। फिर तीसरा आता है परफेक्ट। परफेक्ट यानी पूर्ण, यानी वह कार्य जो पूरा हो चुका है। जैसे मैं खा चुका हूं, यानी मैं खाना खा चुका हूं। तुम पढ़ चुके हो, यानी वह पढ़ चुका है, अब वह नहीं पढ़ेगा। हम बाजार पहुंच चुके हैं, यानी हम बाजार पहुंच चुके हैं। चौथा आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी पूर्ण प्रगति सूचक, यानी इसमें दो टेंस है, एक परफेक्ट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट यानी पूर्ण, यानी और कॉन्टिन्यूअस यानी पूर्ण प्रगति, कोई काम पूरा हो गया है और वो काम अभी जारी भी है। जैसे मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, यानी मैं 1 घंटा पढ़ा चुका हूं और अभी पढ़ाऊंगा, कुछ काम हो गया है, कुछ काम बाकी है। अब इंडेफिनिट की पहचान तातीते। कंटीन्यूअस की पहचान रहा रही रहे, यानी जिस वाक्य के अंत में रहा रही रहे आ जाए वो कंटीन्यूअस है। परफेक्ट यानी पूर्ण, चुका चुकी चुके, जैसे लास्ट के किसी वाक्य के लास्ट में चुका चुकी आ जाए। चौथे में परफेक्ट कंटीन्यूअस में उस सेंटेंस वाक्य में रहा रही रहे और समय सूचक शब्द है। समय सूचक शब्द क्या होते हैं? जैसे 1 घंटा, 2 घंटा, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 3 बजे, 1 साल, 2 साल, ये समय सूचक शब्द है। यानी वे सब जो समय को बताएं, समय को बताए हुए समय सूचक शब्द कहलाते हैं। अब इन सबको इनके साथ जोड़ेंगे। जैसे पहला हम जोड़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जोड़ेंगे तो उसका पहचान हो जाएगा इंडेफिनिट का तातीते और वर्तमान यानी प्रेजेंट का है। तो लास्ट में जिस वाक्य के अंत में तातीते आ जाए वो क्या होगा, ता है, ती है, ते आ जाए, वो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए जैसे यहाँ कहते हैं, ते है आगे ना, तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी ये निश्चित नहीं है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का रहा रही रहे और वर्तमान का प्रेजेंट का है, यानी रहा है, रही है, रहे हैं, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे आ जाए वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। फिर तीसरा है परफेक्ट।
परफेक्ट में चुका, चुकी, चुके और प्रेजेंट का है, यानी चुका है, चुकी है, चुके हैं। फिर आता है परफेक्ट कंटीन्यूअस पूर्ण प्रगति सूचक, ये रहा, रही, रहे, लास्ट में है, रहा है, रही है, रहे और उसके साथ समय सूचक शब्द आ जाए तो ये हो जाएंगे प्रेजेंट। ये हमने देख लिया प्रेजेंट के। इसी तरह पास्ट की भी होगा, था, ता, था, ती, थी, ते थे, रहा था, रही थी, रहे थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय सूचक सब। ऐसे ही गा, गी, गे आ गए, ताग होगा, ती होगी, ते होंगे। जैसे वह करता होगा, हम पढ़ते होंगे, तो ये इसकी पहचान है। हमने क्या देखा कि टेंस की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के समय का ज्ञान होता है उसे टेंस कहते हैं। फिर हमने टेंस के 3 प्रकार देखे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर इन तीनों टेंस के 4 उप सब टेंस देखे, उपकाल देखे, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट की पहचान क्या थी, है, हूं, पास्ट की था, थी, थे, फ्यूचर की गा, गी, गे। और उसके बाद हम 4 सब टेंस का पहचान क्या देखा, इंडेफिनिट का था, थी, थे, कंटीन्यूअस का रहा, रही, रहे, परफेक्ट का चुका, चुकी, चुके, फिर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का रहा, रही, रहे प्लस समय सूचक सब। ये हमारे पहचान हो गए। अब हम एक ही टेंस को डिटेल से पढ़ते हैं, यानी इसको, इसका रूल क्या है, इसको हम कैसे हिंदी टू इंग्लिश करेंगे, कैसे इसको अनुवाद अपनी टेंस के नियम को समझेंगे कि कैसे हम किसी हिंदी को इंग्लिश में बदलेंगे, कैसे हम अनुवाद करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो लिखा वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, यानी जिस वाक्य के अंत में लास्ट में ता है, ती है, ते है आ जाता है तो क्या हो जाएगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए इन जो भी टेंस होते हैं इसके सेंटेंस होते हैं, यानी वाक्य होते हैं। वाक्य क्या होता है, वाक्य शब्दों का वह समूह होता है जिससे कोई अर्थ निकलता हो, यानी कोई मीनिंग निकलता है, उसका कोई अर्थ होता है। उसके आधार पर जो सेंटेंस होते हैं वो मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं, एक अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव क्या है, सकारात्मक, यानी कोई काम सकारात्मक है, जैसे वह पढ़ता है, हम जाते हैं, वह घूमता है, हम खेलते हैं। नकारात्मक क्या है, जिसमें नहीं का प्रयोग है, जैसे मैं घूमने नहीं जाता हूँ, वह स्कूल नहीं जाता है, वह बाजार नहीं जाता है, उसमें नहीं का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक, अब आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक सब वाक्य। इंट्रोगेटिव क्या होता है, वह शब्द जिससे हम कोई क्वेश्चन करते हैं, कोई प्रश्न पूछते हैं, जैसे क्या तुम खाए, क्या तुम पढ़ने जाते हो, वह कहाँ घूम रहा है। तो ये क्या हो गया, ये हम प्रश्न पूछ रहे थे, ये हो गए प्रश्नवाचक वाक्य। अभी हम पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का देख रहे हैं। इसका रूल क्या है, इसको बनाने का नियम क्या है कि पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखेंगे, उसके बाद यस या यस लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट यानी कर्ता, सब्जेक्ट यानी कर्ता। कर्ता मतलब जो काम करे, जो काम करे उससे क्या कहते हैं, कर्ता। जो काम करता है उसको कहते हैं कर्ता, यानी जैसे इसमें काम कौन कर रहा है, राम। कौन जाता है, राम। कौन जाता है, राम। कौन किताब पढ़ता है, वह। कौन बाजार जाता है, मीरा। यानी इससे हमारा एक अर्थ निकला, एक कि कर्ता को खोजने के लिए, यानी किसी भी वाक्य में कर्ता कौन है, क्या है, उसको देखने के लिए हम कौन से प्रश्न पूछेंगे तो हमारा सब्जेक्ट निकल जाएगा। सब्जेक्ट जैसे बाजार, कौन जाता है, राम जाता है। कौन किताब पढ़ता है, वह पढ़ता है। कौन बाजार जाती है, वह जाती है। तो यानी कौन से हम जब प्रश्न करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट मिल जाएगा। और एक ट्रिक है, आप किसी जो भी शुरू में होते हैं, सेंटेंस के जो भी शुरू में होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है ज्यादातर, ठीक। जो शुरू में होगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ शुरू में राम है तो राम सब्जेक्ट हो गया, यहाँ वह है तो वह हो गया, मीरा है तो मीरा हो गया। यानी जो शुरू में होंगे, जो प्रारंभ में होंगे, स्टार्टिंग में होंगे, वही हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद आता है वर्ब। वर्ब क्या है, क्रिया,
जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है। जैसे जाता, जाता से कोई कार्य हो रहा है, क्या कौन सा कार्य हो रहा है, जाने का, तो ये क्या हो गया, वर्ब। यहाँ इसमें कौन होगा, पढ़ता, पढ़ता में कौन सा कार्य हो रहा है, पढ़ने का कार्य हो रहा है। यहाँ में जाति, जाति में कौन काम हो रहा है, जाने का, अर्थात वह शब्द जिससे किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है, तो क्या हो जाएंगे, वर्ब। ऑब्जेक्ट, यानी इन दोनों के बाद जो भी बचेंगे वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक, आइए हम इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, जो शुरू में होगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम की स्पेलिंग लिखेंगे RAM, राम। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब, वर्ब इसमें क्या है, जाता, जाता की स्पेलिंग गो, क्या होता है, गो। अब देखिए यहां हमने लिखा है यस या ईएस, यस या ईएस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जब सब्जेक्ट एक वचन रहेगा यानी सिंगुलर नंबर रहेगा तो उसमें यस या यस लगेगा, और जब प्लूरल नंबर रहेगा तो उसमें यस या यस नहीं लगेगा। अर्थात क्रिया, जो भी क्रिया होती है, वर्ब, वर्ब जो भी होती है वह अपने मूल रूप में जो भी वर्ब हम पढ़ते हैं वो वर्ब अपने मूल रूप में प्लूरल नंबर होती है। क्या होती है, प्लूरल नंबर, यानी बहुवचन होती है, प्लूरल नंबर बहुवचन होती है, और उसको हम एक वचन बनाने के लिए उसमें यस या ईएस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, यस या ईएस। अर्थात जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन होगा, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया और बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन क्रिया, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया, बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन क्रिया। अब यहां देखिए क्रिया क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट एक वचन है, तो एक वचन क्रिया, सब्जेक्ट है, कर्ता एक वचन है, तो क्रिया भी किस में रहेगा, एक वचन में। तो एक वचन में हम लगाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें यस या ईएस लगाते हैं। अभी ये जो गो है ये बहुवचन में, किस में है, बहुवचन में, तो इसको हमें एक वचन बनाने के लिए हम इसमें लगाएंगे ईएस, तो क्या हो गया, राम गोज, राम जाता है। यहां से कर्ता एक वचन और क्रिया भी एक वचन, क्रिया मूल रूप में बहुवचन होती है, उसमें यस या यस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर नंबर, एक वचन हो जाएगा। फिर इसके आधार पे हम लगाएंगे वह किताब पढ़ता है। ठीक, अब वह किताब पढ़ता है तो वह क्या है, एक वचन, क्या है, एक वचन, तो वह की स्पेलिंग ही। ठीक, ही। उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब इसमें क्या है, पढ़ता। अब देखिए वर्ब को हम कैसे पहचानेंगे, ठीक, कि ये वर्ब है जिस हिंदी शब्द में जिसके अंत में ना नी ने आ गया, ठीक, ना नी ने, जिस भी वाक्य के जिस भी शब्द के अंत में ना नी ने आ जाता है वो वर्ब होते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना, बैठना, उठना, सुनना, भाषण देना, जो भी ना नी ने जहां भी आ जाए वो हमारे वर्ब होते हैं। ये तो हिंदी में पहचानने के तरीके हो गए, लेकिन इंग्लिश में उसको कैसे पहचानेंगे, इंग्लिश में पहचानने के लिए उसके रूप बदलते हैं, जो वर्ब होता है उसके रूप बदलते हैं, यानी उसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म होता है। जैसे गो का फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। ठीक, तो वर्ब के पहचानने के तरीके आप जान गए। ठीक, उसके बाद ये पढ़ता, पढ़ता में हम लास्ट में ना लगा सकते हैं ना, पढ़ना, तो क्या हो गया, यही वर्ब हो गया। अब पढ़ना की स्पेलिंग रीड, READ, रीड, पढ़ने की स्पेलिंग रीड। अब देखिए कर्ता एक वचन है तो कर्ता एक वचन है तो एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया, तो एक वचन क्रिया में क्रिया को एक वचन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें यस या यस लगाएंगे। इसमें क्या लगाएंगे, यस, ही रीड्स। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या बचा हमारा, किताब, तो ही रीड्स द बुक, ये हमारा हो गया ही रीड्स द बुक। ठीक, आगे इसी के आधार पे हम लगाएंगे मीरा बाजार जाती है, तो बताइए पहले क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, मीरा, क्या है, मीरा। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब, वर्ब इसमें क्या है,
जाति, जाति में हम नहीं लगा सकते ना, जानी सॉरी जाना, जाना जाना में ये ना लगा सकते हैं, तो क्या हो गया हमारा वर्ब। जाना की स्पेलिंग गो। अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट एक वचन है कि बहुवचन है। तो मीरा, मीरा कोई एक ही हो सकती है, तो यहां हम लगाएंगे ये, अर्थात ये हो गया एक वचन, तो एक वचन कर्ता के साथ एक वचन क्रिया, तो क्रिया भी तो बहुवचन में है, तो एक वचन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें यस या ईएस लगाएंगे। तो इसमें क्या लगाएंगे, ईएस, मीरा गोज। अब गोज के बाद ऑब्जेक्ट, इसमें क्या बचा है, बाजार, तो गोज, गो के बाद टू का प्रयोग होता है, तो यहां लिखेंगे गोज टू। अब टू के बाजार की स्पेलिंग क्या होती है, मार्केट, हो गया गोज टू मार्केट, मीरा गोज टू मार्केट। ये हमारे बनाने के नियम हो गए। अब हम इसमें क्या पढ़े, रूल हमारा क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद वर्ब में यस या ईएस लगाएंगे। कब यस या ईएस लगाएंगे, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा तो हम नहीं लगाएंगे। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब में यस या ईएस लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे राम गोज, वह जाता है, ही रीड्स, मीरा बाजार जाती है, मीरा गोज टू मार्केट। अब हम देखते हैं बहुवचन के, वे जब कर्ता सब्जेक्ट बहुवचन में होगा तब उसका नियम कैसे होगा। ठीक, नियम वही रहेगा, केवल उसमें यस या यस नहीं लगाएंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, जो शुरू में होगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा, और कर्ता को पाने के लिए हम कौन से प्रश्न करेंगे तो हमें मिल जाएगा, कौन गाना गाते हैं, वे, कौन बाग में घूमते हैं, हम। ठीक, तो यहां पहले क्या लिखेंगे, वे की स्पेलिंग दे, उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, गाना, गाना की स्पेलिंग सिंग। अब दोस्तों ये कर्ता बहुवचन है, तो बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन क्रिया, तो क्रिया जो भी अपने मूल रूप में होते हैं वो बहुवचन होते हैं। तो सिंग बहुवचन है, तो इसमें हम यस या यस नहीं लगाएंगे। सिंग द सॉन्ग, सिंग द सॉन्ग, हम बाग में घूमते हैं, तो हम की स्पेलिंग वी। अब कर्ता बहुवचन है, तो वर्ब, वर्ब क्या है, घूमना, घूमना की स्पेलिंग वॉक। अब बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन क्रिया, क्रिया अपने मूल रूप में बहुवचन होते हैं, तो इसमें हम यस या यस नहीं लगाएंगे। ठीक, वाक, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट में है, तुम्हें के लिए इन द गार्डन। ठीक, दे सिंग द सॉन्ग वी वॉक इन द गार्डन। यदि आपको इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके हमको बता दीजिए कि हमको ये चीज नहीं समझ में आ रहा है। ठीक, ये हमारे होंगे अफर्मेटिव बनाने के नियम। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस अभी हमने देखा है। अब इसमें दो हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ठीक, अब हम चलते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस यानी नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, वह वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग होता है। ठीक, इसका रूल क्या होगा, इसमें देखिए, इसमें हमारा रूल चेंज हो जाएगा। इसमें एक सहायक क्रिया डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट का प्रयोग होगा, इसमें प्लस नॉट का प्रयोग होगा। ठीक, डू ऑब्लिक डज नॉट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। यानी डू ऑब्लिक डज क्या है, डू या डज ये सहायक क्रिया होते हैं। सहायक क्रिया क्या होते हैं, सहायक क्रिया वे क्रिया होते हैं जो मुख्य वर्ब, मेन वर्ब की सहायता करते हैं। ठीक, अब हम इसको देखेंगे कि इसका नियम कैसे है, इसका अनुवाद कैसे होगा। पहला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दोस्तों, सब्जेक्ट सभी टेंस में सब्जेक्ट पहले रहेगा, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, दे। अब देखिए, दे बहुवचन है, बहुवचन के साथ डू और एक वचन के साथ डज, यानी सिंगुलर नंबर के लिए डज का प्रयोग, प्लूरल नंबर के लिए डू का प्रयोग। तो दे क्या है, प्लूरल नंबर, बहुवचन है, बहुवचन के लिए क्या लगाएंगे हम, डू, डू। उसके बाद हम लगाएंगे नॉट, नॉट, दे डू नॉट। फिर वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या है, गाना, गाना की स्पेलिंग सिंग द सॉन्ग, दे डू नॉट सिंग द सॉन्ग। ठीक, उसके बाद वह बाग में नहीं घूमता है, तो वह की स्पेलिंग ही, ही। अब देखिए सब्जेक्ट एक वचन है, एक वचन के साथ हम लगाएंगे डज, तो लिखेंगे डज। फिर उसके बाद लिखेंगे नॉट, फिर वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, घूमता यानी घूमना, घूमना की स्पेलिंग
वॉक, वॉक उसके बाद इन में है, में इन द गार्डन, ठीक। ही डज नॉट वॉक इन द गार्डन, ठीक। ये हो गया निगेटिव सेंटेंस, यानी निगेटिव सेंटेंस के बनाने के नियम। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखे, फिर उसके बाद डू या डज लगाएंगे। डू कब लगाएंगे, बहुवचन के साथ, दे बहुवचन है तो डू लगाएं। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम, नॉट, नॉट लिखें। फिर उसके बाद वर्ब, वर्ब इसमें क्या है, गाना, गाने की स्पेलिंग सिंग। फिर लास्ट में लिखेंगे ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। यहाँ क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, गाना, ठीक, सॉन्ग। उसके बाद हम ये दूसरा देखते हैं, वह बाग में नहीं घूमता है। पहले क्या लिखेंगे, ही, वह सब्जेक्ट। फिर उसके बाद डज, एक वचन के साथ डज, डज। उसके बाद नॉट, नॉट, वर्ब, वर्ब हमारा क्या है, घूमना, घूमना की स्पेलिंग वॉक। फिर ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट, बाग में, इन द गार्डन। ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस हो गए। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाए, ठीक। इसके बनाने के दो रूल हैं, ठीक। पहला डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा है WH वर्ड प्लस डू ऑब्लिक डज, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब इसमें देखते हैं WH वर्ड क्या है। WH वर्ड वे वर्ड है जो W से शुरू होते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, व्हाट, सी, ठीक। ये क्या होगा, WH, ठीक। व्हाट, हाउ, हु, व्हेन, ये सब क्या हो गया हमारे WH वर्ड, या इसको W फैमिली भी कहा जाता है। तो इसके अब हम बनाने के तरीके देखते हैं, ठीक। पहला, क्या तुम घूमते हो। अब इसमें हम सवाल पूछते हैं, क्या तुम घूमते हो, तो आप इसका जवाब एक शब्द में दे सकते हैं, यस या नो। क्या घूमते हैं तो कहते हैं या, हाँ या नहीं, ठीक। तो इसको कहते हैं यस या नो टाइप। यस या नो टाइप में जब क्या शुरू में रहता है तो इसकी स्पेलिंग हम नहीं लिखते हैं, इसकी शुरुआत हम डू या डज से करते हैं। तो डू या डज किसके हिसाब से लगाएंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या है, तुम क्या है, एक वचन की बहुवचन, बहुवचन। बहुवचन के लिए हम लगाएंगे डू, डू। सब्जेक्ट क्या है, तुम की स्पेलिंग यू। वर्ब, वर्ब क्या है, घूमना, घूमना की स्पेलिंग वॉक, ठीक। ऑब्जेक्ट नहीं है तो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। डू यू वॉक, क्या तुम घूमते हो। उसके बाद हम पढ़ने कब जाते हैं। अब देखिए कब बीच में आ गया, तो जब कब कोई भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो उसकी स्पेलिंग हम लिखेंगे, ठीक। तो कब की स्पेलिंग क्या होती है, व्हेन, WH वर्ड हो गया। उसके बाद डू या डज, डू या डज किसके हिसाब से, कर्ता के। कर्ता क्या है, हम की स्पेलिंग, सॉरी, हम क्या है, बहुवचन, बहुवचन के लिए डू, तो लिखेंगे डू। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हम की स्पेलिंग वी। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, जाना की स्पेलिंग गो, गो के साथ टू का प्रयोग होता है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, पढ़ना, पढ़ने की स्पेलिंग रीड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हेन डू वी गो टू रीड, हम पढ़ने कब जाते हैं। ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक। उसके बाद इसका प्रैक्टिस आप स्वयं ही करें, अपने आप सेंटेंस बनाएं, उसका अनुवाद करें। फिर उसके बाद जो चीज ना समझ में आए उसको आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक। अब हम इसको रिवाइज करते हैं, ठीक। पहले हमने क्या देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान। पहचान क्या है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं। उसके बाद हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद उसमें यस या ईएस लगाएंगे। यस या ईएस कब लगाएंगे, जब वो कर्ता एक वचन में होगा, कब में, एक वचन में होगा। जब बहुवचन में होगा तो उसमें हम यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक। उसके बाद हमने देखा निगेटिव। निगेटिव में क्या होता है, नहीं का प्रयोग हो जाता है, तो उसमें क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, यही डू या डज। उसके बाद हम लगाते हैं नॉट, नॉट के बाद लगाएंगे वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद हम प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में पहला नियम डू या डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरे में हमने देखा WH वर्ड। WH वर्ड क्या होता है, जो शुरू में, जिसका शुरुआत W से हो। उसके बाद डू ऑब्लिक डज, सब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमने देख लिया। इसके बाद हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस और आगे के टेंस अगले वीडियो में बनाएंगे।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।